आयुष में व्हाट्सएप कर दिया है आपको, देख लेना इसको। तो ये फॉर्मूला शीट है, इसकी हेल्प से हम लोग आज कुछ क्वेश्चंस बनाने वाले हैं। इस फॉर्मूला शीट में देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा है हमको, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, ये ऐसा कोई टॉपिक तो हम लोगों ने अभी तक देखा नहीं था। एक्चुअली हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको अभी याद आएगा बताने के बाद। चलो देखते हैं। हाँ, क्लास के बाद मैं देख लूंगा, फिर रिटर्न कर दूंगा। तो आज की क्लास में हम लोग बनाने वाले न्यूमेरिकल और कुछ थ्योरी क्वेश्चन भी रहेंगे, 20-22 क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। एक काम करता हूँ, मैं ग्रुप में ही इसको भेज देता हूँ। चलिए, तो ये वाली पूरी की पूरी हम लोगों ने पीपीटी देख ली थी। ये एक नई चीज हम लोग को दिख रही है, फॉर्मूला शीट में भी आप लोग को दिखाई दे रही होगी, ग्रुप में मैंने शेयर कर दिया है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। अब एक बात बताओ कि अगर ये मान लो ये पानी की सरफेस है, ये ग्लास है, इसके ऊपर पानी, इसमें पूरा पानी है, इसके ऊपर मान लो कोई एक वायर रखा हुआ है। इस वायर के ऊपर ड्यू टू ग्रेविटी एक फोर्स नीचे तो लग रहा होगा, वो कौन सा होगा, डब्ल्यू। वो फोर्स कैसा लग रहा होगा, नीचे की तरफ ऐसा डब्ल्यू लग रहा होगा। अब आप चाहते हैं इस वायर को ना आप ऐसे उठा लें, तो पानी का जो सरफेस टेंशन है, आप किसी प्लेट को या किसी पत्ते को पानी से उठा के देखना देखना उसमें पानी ना उसको ऊपर उठाने नहीं देता है, अपनी तरफ खींचता है। ये फोर्स किसके कारण होता है, सरफेस टेंशन। क्योंकि आप लोगों को पता है वाटर में कोहेसिव फोर्स ज्यादा क्या होता है, अधेसिव फोर्स। खुद के मॉलिक्यूल्स के बीच में इतना फोर्स नहीं है जितना किसी दूसरे बॉडी के लिए है। तो पत्ता आपने डाला है या कोई वायर डाला है, वो उसको खींचने लगता है। तो जैसे आप इसको खींचेंगे तो आपको इसको वेट को भी बियर करना है, और साथ ही साथ इसके ऊपर जो सरफेस टेंशन लग रहा होगा ना, उसे भी बियर करना है। और इसमें सरफेस टेंशन दो साइड लगेगा, देखो एक ये है, इस साइड भी सरफेस टेंशन लगेगा और इसके इस साइड भी सरफेस टेंशन लगेगा, क्योंकि इसकी दो लेंथ है, एक ये वाली लेंथ और एक ये वाली लेंथ। समझ में आ रहा है? जैसे कि देखो, अगर मान लो इसको मैंने जूम कर दिया, इस पेन को बहुत बड़ा बना दिया, तो ऐसे ही कुछ दिखाई देगा। जैसे आप डुबाओगे तो यहाँ पे भी तो पानी का कांटेक्ट होगा और यहाँ पे भी पानी का कांटेक्ट होगा। तो टोटल कितनी लेंथ पे फोर्स लग रहा होगा, L प्लस L, यानी 2L। तो इसको ऊपर उठाने के लिए आपको ये दो सरफेस टेंशन फोर्स, इन दोनों को बियर करना है और W को बियर करना है। तो आपको नेट फोर्स कितना लगाना होगा, ये दोनों फोर्स नीचे की तरफ लग रहे हैं। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, टी इंटू एल। सरफेस टेंशन पढ़ा है ना हमने, सरफेस टेंशन देखो आपकी शीट में सबसे ऊपर फॉर्मूला है, आपकी शीट में देखो सबसे ऊपर फॉर्मूला, लेफ्ट साइड टॉप में फॉर्मूला है। सरफेस टेंशन टी इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन इंटू लेंथ। लेकिन यहाँ पे लेंथ है कितनी, लेंथ यहाँ पे कितनी, 2 इंटू एल, 2L लेंथ है, इंटू टी, प्लस डब्ल्यू भी तो नीचे की तरफ लग रहा होगा। ये वाला वो फोर्स है जो सरफेस टेंशन के कारण आपको लगाना है। सरफेस टेंशन खींच रहा है तो उसके इक्वल एंड अपोजिट आपको फोर्स ऊपर लगाना पड़ेगा, और डब्ल्यू भी तो नीचे लग रहा है। तो टोटल फोर्स आपको कितना लगाना पड़ेगा, 2L T प्लस डब्ल्यू। कई बार क्वेश्चन में ना इसको ऐसा पूछता है कि सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, तो वो इतना है। इसको ऊपर उठाने के लिए कितना फोर्स चाहिए, तो दिस प्लस डब्ल्यू, इसका कुछ भी तो, कुछ वेट भी तो होगा। तो ये टोटल फोर्स लगता है। तो मैंने यहाँ पे वही लिख दिया है, आप लोग को दिख रहा है कि नहीं है, छोटा हो गया ना थोड़ा। इसको मैं कट करके यहाँ पे लिख देता हूँ, F इज इक्वल टू टोटल हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, 2LT प्लस डब्ल्यू। अब देखो यहाँ पे एक हॉलो डिस्क है, हॉलो डिस्क। डिस्क ऐसी होती है, मतलब एक रिंग जैसी है, बट उसकी कुछ ना कुछ थिकनेस होती है। तो अंदर वाली रेडियस हो गई R1, बाहर वाली रेडियस हो गई R2। जब वो पानी में डूबी, आप उसे उठाना चाह रहे हो, तो अंदर भी तो एक पेरीफेरी है, 2 पाई R1।
बाहर भी एक पेरीफेरी है 2πr2, तो टोटल कितनी लेंथ में पानी कांटेक्ट में है? 2πr1 प्लस 2πr2। तो यहाँ पे फोर्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? फोर्स इज इक्वल्स टू 2πr1 प्लस 2πr2। ये वो लेंथ है जिसके साथ पानी कांटेक्ट में है। इस डिस्क को अगर मैं आपको ऊपर से दिखाऊं, इस डिस्क को, तो वो डिस्क कुछ आप लोग को ऐसी दिखाई देगी। तो डिस्क आप लोगों को कुछ ऐसी दिखाई देगी, ये और ये। अंदर में ये हॉलो है, ये पूरी डिस्क है ये। तो पानी कहां कहां कांटेक्ट में है? पानी एक तो ये बाहर वाली पेरीफेरी के साथ कांटेक्ट में, ये पेरीफेरी कितनी हो जाएगी? 2πr2। और ये अंदर वाली जो पेरीफेरी है ये कितनी हो जाएगी? 2πr1। दोनों में पानी कांटेक्ट में है। जहां जहां पानी कांटेक्ट में आएगा वहां वहां सरफेस टेंशन उसको बियर करना पड़ेगा। तो टोटल कितनी लेंथ है? 2πr1 प्लस 2πr2 मल्टीप्लाइड बाई सरफेस टेंशन, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, प्लस डिस्क का क्या है? कुछ वेट। तो इसको ऊपर उठाने के लिए आपको सरफेस टेंशन प्लस इसके खुद के वेट के बराबर आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। तीसरा एक केस आता है जिसमें एकदम पतली सी रिंग है, पतली सी रिंग है, तो उसके लिए R1 और R2 की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। तो मैं यहाँ पे अगर R1 प्लस R 2πr प्लस 2πr लिख दूं तो कितना हो जाएगा? ये 4πr। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिखते हैं? फोर्स इज इक्वल टू 4πrt प्लस W। अब यहाँ पे देखो, एक रिंग की बजाय पूरी प्लेट है, प्लेट, सर्कुलर प्लेट। आप लोग ऐसा एज्यूम कर लो अभी कि ये वो सर्कुलर प्लेट है, ये वो सर्कुलर प्लेट है, गोल दिख रही है आपको? तो देखो इसका पेरीफेरी जो है इसी के साथ में सरफेस कांटेक्ट में है, तो इसकी पेरीफेरी कितनी हो जाएगी? 2πr। जैसे इसको ऊपर उठाओगे, पानी और सरफेस जहां पे कांटेक्ट में है वो कितना हो जाएगा? 2πr। तो इस केस में भी फोर्स हमारा कितना हो जाएगा? 2πr इंटू टी प्लस इसका कुछ ना कुछ वेट होगा। उसके बाद मैंने एक चौथा केस बनाया है। चौथे केस में क्या है? मैंने एक ना फ्रेम बनाया है वायर का, एकदम पतला सा मैंने वायर लिया और उसका स्क्वायर ऐसा शेप बना दिया है। अब जब वो पानी में डूबा हुआ है उसे उठाना है, उसकी टोटल कितनी लेंथ पानी के कांटेक्ट में होगी? ये है वो वायर फ्रेम जिसकी हर साइड जो है ना वो L लेंथ की है। जब ये पानी में डूबा होगा तो टोटल कितनी लेंथ इसकी पानी के कांटेक्ट में होगी? 8L। क्योंकि बाहर में भी देखो, ये एक वायर का पीस, दूसरा, तीसरा, चौथा, भाई अंदर में भी पानी कांटेक्ट में है और बाहर में भी पानी कांटेक्ट में है। तो टोटल कितनी लेंथ हो जाती है? बस इसमें दिक्कत वही होती है, बच्चे डबल करना भूल जाते हैं। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8LT प्लस W। लेकिन सोचो अगर ये पूरी एक सॉलिड होती, सॉलिड एक प्लेट होती ऐसी ऐसी, तब इसकी कितनी लेंथ कांटेक्ट में थी? अंदर तो कुछ है नहीं। तो 4L इंटू टी। आई गेस समझ में आ गया होगा। F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4LT प्लस W। अगर एक सॉलिड आपकी प्लेट यहाँ पे डूबी होगी स्क्वायर शेप की, तो बस इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन बनाना शुरू कर सकते हैं। तो यह है पहला क्वेश्चन, सरफेस टेंशन इज ड्यू टू। सरफेस टेंशन इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। पानी के मॉलिक्यूल्स में आप लोगों को ऊपर में दिखाता था कि देखो, ये अगर पानी की सरफेस है ऊपर वाली, यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल हैं, नीचे से तो कोई फोर्स, मतलब ऊपर तो कोई फोर्स नहीं, लेकिन ये इसको इधर खींच रहा है, ये इसको इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, ये इधर, ये इधर। ये देखो, ये पूरी ऐसी खींची हुई मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगा। और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है इसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये कौन सा फोर्स है? कोहेसिव फोर्स। ये कोहेसिव फोर्स के कारण होता है। अधेसिव फोर्स के कारण क्या होता है? ये इस सरफेस को गीला करता है। अधेसिव फोर्स के कारण ये क्या करेगा? सरफेस को गीला करेगा। सरफेस टेंशन किसके कारण होता है? सिर्फ कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या होता है? सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स। आप याद करो, मैंने एक एग्जांपल दिया था, बहुत सारे आपके दोस्त हैं, आप लोग हाथ पकड़ के खड़े हो और किसी ने दीवार को भी पकड़ा हुआ है जो लास्ट में एंड में है। अगर अचानक से जमीन गायब हो जाए तो क्या होगा? आप लोग के बीच बॉन्ड और मजबूत बन जाएगा। आप लोग के बीच में कुछ ना कुछ बॉन्ड बन रहा है, आप लोग एकदम स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करोगे। तो आप लोग तो सेम मॉलिक्यूल्स हो, तो आपके बीच कौन सा फोर्स लगा हुआ है? कोहेसिव। तो इसका ये आंसर याद रखना कि किसके कारण होता है? कोहेसिव फोर्स के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा कोहेसिव फोर्स।
अगर आपसे पूछेगा कि पानी जो है वो तो हमारे पेपर को गीला कर देता है, अगर देखो मैं इस पेपर के ऊपर ऐसे पानी गिराऊं तो क्या पूरा पानी लुढ़कता हुआ नीचे गिर जाएगा? नहीं, इसको गीला कर देगा, थोड़ा बहुत नीचे गिरेगा। क्यों इसको गीला करेगा? क्योंकि पानी का कोहेसिव फोर्स बहुत कम है, अधेसिव ज्यादा है, वो चिपकने की कोशिश करता है। लेकिन सोचो अगर इसी की जगह पे मैं मरकरी गिराऊं तो पता है मरकरी रोल होते हुए पूरा नीचे गिर जाएगा, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत जबरदस्त फोर्स है। उसे क्या कहते हैं? कोहेसिव फोर्स। अधेसिव फोर्स के बजाय कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, तो कोई भी मॉलिक्यूल यहाँ रुकता नहीं है, कोई भी सरफेस से नहीं चिपकता, सब एक दूसरे से चिपके हुए निकल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट इजी टू वॉश इट इज इजी टू वॉश क्लॉथ्स इन हॉट वाटर बिकॉज? हाँ, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ना, जैसे बोलते हैं ना कि अगर दाग नहीं निकल रहा है तो गर्म पानी में धो दो, तो गर्म पानी में क्यों धोने के लिए कहते हैं? क्योंकि उसका सरफेस टेंशन बहुत कम हो जाता है, और वो हमारे जो कपड़े होते हैं फैब्रिक, देखना उसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, दो धागों के बीच में, अगर जूम करके देखोगे तो आपको दिखेगा, तो पानी वहां तक घुस जाता है। लेकिन उसके बाद भी अगर साफ नहीं हो रहा है तो पानी का सरफेस टेंशन और कैसे कम कर सकते हैं? डिटर्जेंट को मिला के। उसमें जैसे डिटर्जेंट मिलाते हैं ना तो उसका सरफेस टेंशन और कम हो जाता है। आगे चल के आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ोगे कि जो सोप होता है ना, उसके दो लेग्स होते हैं उसके मॉलिक्यूल के। एक जो लैग होता है वो ऑयल में चिपकने की कोशिश करता है, और दूसरा जो लैग होता है वो पानी में चिपकने की कोशिश करता है। दो अलग टाइप के लैग होते हैं। जो गंदगी होती है ना जनरली वो ऑयल होती है, तो एक लैग उसका ऑयल में चिपक गया और दूसरा पानी के साथ चिपकता है। जब पानी हम डालते हैं ना तो वो बह जाता है उसको गंदगी को लेके। तो सरफेस टेंशन को और कम करना है तो उसमें डिटर्जेंट मिला दो। तो जो हमको अगर कहीं कट लग गया है, घाव हो गया है, उसको पानी से धोएंगे, उससे अच्छा हम लोग क्या करते हैं, उसमें डिटॉल डाल देते हैं। डिटॉल डालने से उसमें एंटीसेप्टिक क्वालिटी तो आती ही है, साथ ही साथ पता है उसका सरफेस टेंशन भी कम हो जाता है, तो वो घाव में और अच्छे से अंदर की तरफ घुस के उसकी सफाई कर सकता है। इसका एक और एग्जांपल है, एंटीसेप्टिक डालने से क्या होता है, आप लोग अभी फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि उसके कारण उसकी एंटीसेप्टिक क्वालिटी बढ़ जाती है पानी की। भाई उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है, वो और अंदर तक के जाके घाव की सफाई कर सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि सरफेस टेंशन कम है, सरफेस टेंशन कम है। चलो नेक्स्ट, द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन इज, डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन आपकी शीट में सबसे ऊपर लिखा हुआ है फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? एम एल टी माइनस टू, इसको एम वन एल वन टी माइनस टू बोल देते हैं। और नीचे किसकी यूनिट है? लेंथ की यूनिट है। तो क्या हो जाएगा ये एम वन एल जीरो टी माइनस टू। तो हमें ये सब याद नहीं रखना है डायमेंशंस, ये सब हम तुरंत निकाल सकते हैं। ठीक है, आप लोग की शीट में लिख दिया है मैंने उसका डायमेंशन, देखो डायमेंशन, हाँ एम वन एल जीरो टी माइनस टू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा सही? सी, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, रेडियस ऑफ अ सोप बबल इज आर। आयुषी, ये आयुषी, रिया, हाँ रिया। चलो बताओ, रेडियस ऑफ सोप बबल इज आर। चलो एक रेडियस सोप बबल है, इसकी रेडियस थी कितनी? स्मॉल आर। सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन इज टी, then without increasing the temperature how much energy will be needed to double its radius? हमें क्या करना है, फूकना है और इसकी रेडियस को जस्ट डबल करना है। हमने फूका मतलब हमने कुछ ना कुछ वर्क किया है, तो इसकी रेडियस को अब हम चाहते हैं कितनी हो जाए, 2r। तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, हमें कितना वर्क करना पड़ेगा? तो इसके लिए देखो, जिन्होंने शीट में देखा होगा, इस शीट में यहां पे मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, अगर रेडियस को r1 से बढ़ा के r2 करना चाहते हैं बबल के लिए, तब वर्क डन कितना हो जाता है, 8 पाई टी r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे लॉजिक ये है, वर्क डन कितना हो जाता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू टी इंटू डेल्टा ए। किया है ना हम लोगों ने पिछली क्लास में। वर्क डन कितना करना पड़ता है, सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया। तो देखो सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया, 4 पाई r2 का स्क्वायर माइनस 4 पाई r1 का स्क्वायर। सरफेस का तो इतना ही एरिया चेंज हुआ ना,
स्फेरिकल सरफेस है तो 4πr² एरिया होता है। फाइनल रेडियस कितनी है? पुरानी रेडियस की जस्ट डबल है। तो मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं, t इंटू 4π, इसको मैं क्या लिख दूं, 2 इंटू R1 का स्क्वायर माइनस 4π R1 का स्क्वायर। क्या मैंने सही लिखा? इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है जो मैंने लिखी है। कोई बच्चा बताएगा क्या गड़बड़ है? हम्म, हाँ सही बोल रहे हो रिया। क्या? 2 नहीं, ये तो क्वेश्चन में गिवन है कि रेडियस इसकी जस्ट डबल हो गई है, पर इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, अभी भी स्टिल एक गड़बड़ है। नहीं, पुरानी रेट, हाँ 8π, क्योंकि बबल है, बबल बाहर की सरफेस बस नहीं बढ़ेगी, अंदर की भी तो बढ़ेगी। तो हमने क्या बताया था, इसमें आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 2। जहां जहां बबल आएगा वहां वहां हमें यश भाई याद दिलाएंगे, सर बबल है, इसका एरिया डबल करना पड़ेगा। क्या आप याद दिलाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से? अब जिम्मेदारी है यश की, जैसी बबल का क्वेश्चन आएगा तो आप हमें याद दिलाएंगे कि सर एरिया डबल करना है इसका। 4πr² तो बस बाहर का एरिया हो गया, उसको मल्टीप्लाइड बाई 2 करोगे तो अंदर का भी एरिया काउंट हो जाएगा। तो इसमें मल्टीप्लाइड बाई 2 कर लेते हैं, तो देखो क्या मिल जाएगा हमको, t इंटू ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 4 4 जा 16, 16π माइनस 4π कितना हो जाएगा, 12πr1 का स्क्वायर, 12πr1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2, ये मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा, 24πr1 का स्क्वायर इंटू टी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हाँ इसने आर लिखा है, हमने R1 लिखे हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। 90% बच्चे इसका आंसर सी ठोक के आते हैं। रीजन आपको पता है क्यों? बबल है, वो सरफेस एरिया डबल करना भूल जाते हैं, उनके पास यश नहीं होते हैं। जिनके पास यश है उनका आंसर हमेशा सही होगा। तो इसका आंसर सही हो जाएगा डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। If work W is done in blowing a bubble of radius R from a soap solution, एक सोप सॉल्यूशन से गार्डन के बाहर मिलता है ना, बच्चे लोग उससे बबल बनाते हैं, तो सोप सॉल्यूशन से एक बच्चे ने ना आर रेडियस का बबल बनाया, उसके लिए उसे डब्ल्यू वर्क करना पड़ा। अब वो चाहता है कि वो 2R रेडियस का बबल बना दे, तो उसे कितना वर्क करना पड़ेगा? अगर आर रेडियस का बबल बनाना है तो डब्ल्यू वर्क करो, अगर आपको 2R रेडियस का बबल बनाना है तो कितना वर्क आपको करना पड़ेगा? 4W। क्योंकि आप फॉर्मूला देखोगे ना, फॉर्मूला तो देखो रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। कितना क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 4W। आंसर इसका 4W। और जिसको नहीं समझ आया वो सॉल्व करके देख सकता है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन फॉर्मिंग अ सोप फिल्म ऑफ साइज 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर। चलो इसका आंसर बताओ तो फटाफट। आपको एक नई फिल्म बनाना है, नई फिल्म बनाना है तो फिल्म का कुछ एरिया तो होगा। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, बार 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 यही वाला फॉर्मूला पढ़ा है, सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी इज इक्वल्स टू, इसी को हम लोग वर्क डन कहते हैं, इज इक्वल्स टू टी इंटू डेल्टा ए। एरिया चेंज हुआ है ना, जब जब एरिया चेंज होगा, यहां तो कोई फिल्म थी ही नहीं, जितना भी एरिया बना है वही चेंज इन एरिया है, तो डेल्टा ए की जगह हम ए भी लिख सकते हैं। अरे बनाओ फटाफट। द अमाउंट ऑफ वर्क डन, जब जब आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में वर्क डन निकालने के लिए बोलेगा तब तब आपको इस फॉर्मूले की याद आना चाहिए, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। आप दोनों एक साथ बैठे थे, ये अक्षत को देख के याद आया।
शीट रखना आप लोग। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन फॉर्मिंग अ सोप फिल्म, एक सोप की फिल्म बनाना है आपको जिसका एरिया हो इतना, जीरो से आपने इतना एरिया बना दिया तो टोटल एरिया ही काउंट होगा। बताओ कितना होगा आंसर। बताएं। हम्म, बी और डी, वहां तो दो नहीं लगा सकते ना, वहां तो एक लगाना है। अच्छा सॉरी, 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻⁴ लिखा हुआ है ना, इसमें से एक को 10⁻⁻³ कर लो। एक 10⁻⁻3 है, एक 10⁻⁻⁴ है, जैसे वहां है ना वैसे यहाँ है। अब बताओ आंसर क्या होगा। सबको आंसर देना है भाई, छोटा सा कैलकुलेशन है, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। क्या बात है, बॉयज बोल रहे हैं ए, गर्ल्स बोल रही हैं बी। चलो देखते हैं क्या होगा। भाई हमने एक फिल्म बनाई, अगर ये वो फिल्म है तो इसका एरिया कितना होगा, इसमें लिखा है 10 बाई 10 सेंटीमीटर, तो 10 बाई 10 सेंटीमीटर, लेकिन एरिया में भी 2 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि दो सरफेसेस, जहां जहां हवा और पानी कांटेक्ट में आता है वो एक सरफेस होती है एयर। और देखो ये इस साइड भी एयर और ये, तो जहां जहां सोप बबल बोलेगा या फिल्म बोलेगा तो यश का काम अब बढ़ चुका है। बबल के साथ साथ अब किसमें भी आप बोलोगे, फिल्म में भी। सोप बबल या फिल्म, जैसे ही मैंने बोला आप बोलेंगे सर एरिया डबल करना पड़ेगा। तो यहां पे भी देखो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन 3 × 10⁻⁻² इंटू एरिया कितना है 10 बाई 10, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको 10⁻⁻⁴ से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया तो ये मीटर स्क्वायर बन गया। फिर मल्टीप्लाइड बाई 2 किया, ये 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि ये फिल्म है और फिल्म के दो एरिया होते हैं, फिल्म के दो एरिया होते हैं। अगर आपने ग्लास में पानी लिया है, पानी और हवा के बीच कितनी सरफेस बन रही है, सिर्फ एक, जो टॉप मोस्ट लेयर होगी। लेकिन अगर आपने उसमें, अगर वो सोप सॉल्यूशन है, उसमें आपने कुछ डुबा के रिंग बाहर निकाला, अब उसमें अंदर में एक फिल्म बन गई, वो दो जगह एयर को एक्सपोज है, इस साइड भी और इस साइड भी, तो एरिया कितना हो जाता है, जस्ट डबल। ठीक है, तो सोप बबल हो चाहे फिल्म हो, तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे 3 × 2 6, मतलब ए या सी में से एक आंसर होना चाहिए, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, किसी को कोई समस्या है इसमें। श्री क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बनाइए। द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज 0.5 न्यूटन पर मीटर। तो यहां पे सरफेस टेंशन दिया हुआ है 0.5 न्यूटन पर मीटर। इफ फिल्म इज हेल्ड ऑन अ रिंग ऑफ एरिया, एक रिंग है, क्या है, एक सोप का सॉल्यूशन है, देखो इसमें भरा हुआ है ये, मैंने क्या किया, एक रिंग लाया, ये देखो ये वो रिंग है, इसको इसमें डुबाया, और जैसे ही बाहर निकालूंगा तो आप जानते हैं इसमें पूरी एक ये फिल्म बन जाएगी। और इस फिल्म का एरिया कितना है, एरिया ये है 0.02 मीटर स्क्वायर। तो बताओ इसके पास कितनी सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन का तो एक ही फॉर्मूला है यार, कितना आ जाएगा आंसर। अब रिया बताएंगी आंसर। सरफेस एनर्जी बोलो चाहे वर्क डन बोलो, ये बोलो चाहे वर्क डन बोलो, आंसर है T × Δ A। क्या है रिया।
टी आ रहा है, डी आ रहा है ना। चलो, तो टी, सॉरी, सरफेस एनर्जी इज इक्वल्स टू टी इंटू डेल्टा ए इज इक्वल्स टू टी कितना है 0.5 इंटू एरिया कितना दिया हुआ है 0.02। इसको मैंने जैसे ही मल्टीप्लाई किया, ये क्या बन गया 0.001 इज इक्वल्स टू 0.001। तो ये कितना बन गया 10 टू द पावर -1 इंटू 10 टू द पावर -3। ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, बस 1 देख के आप लोगों ने लगा दिया। मैं कब से वेट कर रहा हूं यश भाई का। बस यश भाई देखो डुबा दिए। मैंने बोला था ना, जैसी फिल्म देखो या बबल देखो, आपको बताना है सर एरिया डबल होगा, एरिया डबल होगा। ज्यादा देर भी नहीं हुआ है, अभी तो 1 ही मिनट हुआ था। तो इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर करेक्ट वाला है ही नहीं क्या उसमें। 0.05 इंटू 0.02, ये मिलके कितना हो जाएगा 0.001 ही तो होगा ना। अच्छा हाँ 10 आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, 10 आएगा, 10 आएगा। तो 0.010, तो 1 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -2 जूल्स, ठीक है। तो आंसर डी ना होके बी पे शिफ्ट हो गया अचानक से, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन इज दिस मच। इतना सरफेस टेंशन दिया हुआ है, T इज इक्वल टू द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल इज। अब देखो, तीन चीजों के लिए ना जनरली पूछता है एग्जाम में। सबसे पहले पूछता है किसके लिए, बबल के लिए, बबल बबल बबल। उसके बाद किसके लिए पूछता है, ड्रॉप के लिए, ड्रॉप। और एक बार ना जेट के लिए भी पूछा है, जेट। आप लोग देखो, जैसे कि नल को चालू करते हैं उसमें से पानी की धार ऐसी गिरना शुरू होती है, तो पानी की एक लेयर सबसे बाहर भी तो है, वो क्या करेगी, अपना एरिया कम से कम करने के लिए अंदर वाले लेयर के ऊपर ऐसा प्रेशर लगाएगी। देखो यही वो पानी की जो है ना, ये स्ट्रीम है। आउटर लेयर में कौन है, पानी, और पानी हमेशा अपना सरफेस एरिया कम करना चाहता है। तो चारों तरफ से ना ये अंदर वाले लेयर्स को दबा रहा है, उसके कारण जो प्रेशर आता है ना, वो मैं आपको बता रहा हूं। एक तो ये हो गया बबल। बबल में क्या होता है, बाहर में पूरा ये देखो पानी है, बबल यानी क्या है, पानी से तो बनाते हैं। ये अपना एरिया कम से कम करने की कोशिश कर रहा है, तो देखो अंदर वाली एयर को दबा रहा है। तो अंदर में जो एक्सेस प्रेशर होता है ना, पी, वो कितना होता है 4T/R, 4T/R। और जो ड्रॉप होती है तो पूरी पानी से भरी हुई है, तो इसमें एक ही सरफेस होती है। तो इसका जो प्रेशर होता है, एक्सेस प्रेशर, वो क्या होता है, जस्ट इसका हाफ। हमने इसका डेरिवेशन भी किया है, याद आ रहा होगा आप लोग को, तो हमने इसका डेरिवेशन भी किया है। और जो जेट होता है ना, जेट वैसे सिलिंड्रिकल होता है। ये देखो, ये पानी की धार बह रही, सिलिंड्रिकल है ना। इस केस में जो एक्सेस प्रेशर होता है वो कितना होता है, T/R, 4/2 4/2 का 1, याद रहेगा। अब ये याद नहीं आता कि कौन सा ड्रॉप का था, कौन सा बबल का, कौन सा जेट का। एबीसीडी सबको आती है। सबसे पहले क्या आएगा, बबल, ड्रॉप और जेट में बी, बी के बाद क्या आएगा, डी, डी के बाद क्या आएगा, जे। 4/2 का 1 याद रहेगा। तो 4/2 का 1 BDJ, ठीक है। तो इसमें बताओ, सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन इज, देखो टी की वैल्यू आपको दे रखा है, टी की, ये मैंने सब आपकी उसमें शीट में लिख दिया है, शीट में देखो। हाँ, लेकिन उसमें एक और चीज मैंने लिखी है, देखो 2 स्टार बने हुए हैं, बबल के लिए ही, बबल के लिए। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि अगर ये बबल है, बबल, तो यश भाई इसकी कितनी सरफेसेस होती हैं, 2 सरफेसेस। पता है ऐसा क्यों, अगर इस बबल को मैं थोड़ा सा मोटा बनाऊं ताकि आप लोग क्लियरली देख सको, ये है वो बबल। इसमें जो पिंक कलर का दिख रहा है वो क्या है, वाटर है, वो वाटर का ही बनता है, पानी का। तो ये है हमारा वाटर, लेकिन इसके बाहर क्या है, बाहर एयर, और अंदर भी क्या है, एयर। तो 2 सरफेसेस हैं। एक सरफेस ये देखो, वाटर और एयर यहाँ पे कांटेक्ट में आए, और वाटर और एयर यहाँ पे कांटेक्ट में आए, तो 2 सरफेसेस हैं।
लेकिन पानी के अंदर भी तो बबल बनते हैं। पानी के अंदर सिर घुसा के फूंक देना, देखना अंदर बबल बन जाएगा। अब उस बबल को ध्यान से देखो, वो वाला जो बबल है उसमें ये तो बबल जो है वो तो किससे बना होता है, वाटर से। लेकिन वाटर के इस तरफ भी कौन है, वाटर, और इस तरफ कौन है, एयर। कितनी सरफेसेस है यहाँ पे, एक। वाटर और एयर जहां पे कांटेक्ट में आते हैं वही सरफेस होती है, तो एक ही सरफेस है। अगर एक ही सरफेस है तो प्रेशर कितना हो जाएगा, एक्सेस हाफ हो जाएगा उसके कंपैरिजन में। तो देखो वहां उसको कैविटी भी कहते हैं, कैविटी। जैसे कि आपने बर्फ जमाया, बर्फ के अंदर ये बुलबुला फंसा रहेगा तो एक कैविटी की जैसे दिखाई देगा आपको, है ना, इसलिए उसको कैविटी भी कहते हैं। तो उसमें प्रेशर भले वो बबल है लेकिन प्रेशर कितना होगा, 2T/R। तो मैंने उसको स्टार बना के लिख दिया है, क्या इतना याद रहेगा। तो चलो इसमें बताओ प्रेशर कितना होगा, एक्सेस प्रेशर इनसाइड सोप बबल। कुछ नहीं लिखा है, मतलब वो हवा में है, तो ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है। क्या पूछ रहा है इसमें, एक्सेस प्रेशर पूछ रहा है। एक्सेस प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4T/R। तो सरफेस टेंशन दिया हुआ है हमको 4 × 25 × 10⁻³ the surface tension of a soap solution is this much। इसका, हाँ चलो इसका आंसर बताओ मुझे। 120 पास्कल में, इतना तो ऑप्शन में ही नहीं है, नन ऑफ द अबव में भी नहीं है। नहीं, आंसर है इसका, इसका आंसर डी तो नहीं है, ए। 120 से सीधा 1 को हटा दिया। यश भाई कितना आ रहा है, ए आ रहा है, कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो, क्योंकि कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है। फॉर्मूले पता होना अलग बात है, अप्लाई करना अलग बात है। जैसे कि जो बच्चे अभी ऑप्शन ए लाके कितना खुश हो रहे हैं, 1 मार्क्स मिल गए, उनको पता नहीं है कि अभी उनके मार्क्स कट चुके हैं। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं डायामीटर हूं। हाँ, मैं डायामीटर हूं और मैं रेडियस हूं। रेडियस की जगह डायामीटर रख सकते हैं। हाँ, तो अक्षत क्या करना होगा, सीधा सी। दोबारा गलत कैसे कोई हो सकता है, नीचे वाली चीज आधी हो गई, जो 1 था उसकी जगह 0.5। हाँ, तो इस आर की जगह पे पता है मैं क्या लिख सकता हूँ, D/2। ये 2 ऊपर चढ़ जाएगा, 10 का क्या हो गया, बताओ, 20 पास्कल। हाँ, आंसर इसका क्या हो जाएगा, 20 पास। देखो फॉर्मूला पता होने के बाद भी मिस्टेक्स होती हैं, इसलिए यहाँ पे एक्टिव रह के सॉल्व करना जरूरी है। तो डायामीटर दिया हुआ था 1 सेंटीमीटर, तो हम क्या लिख सकते हैं, रेडियस को D/2, तो टू ऊपर चढ़ जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, 20 पास्कल्स आ जाएगा। हाँ, किसको, अरे तो डायमीटर को आप लोगों ने रखा होगा ना उसमें, मैं इतना तो मान के चल रहा हूं यार कि आप लोग उसको कर लेंगे। चलो इसकी जगह पे मैं रख देता हूं कितना, 0.01/2। अब ये 2 चढ़ जाएगा ऊपर, तो देखो क्या बचेगा, 4 × 25 को 100 लिख दूं सीधा, और 100 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ 10⁻1 बचेगा। तो मैं सीधे लिख देता हूं क्या, 10⁻1। ये नीचे वाला 2 ऊपर चढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻1, और नीचे में देखो क्या है, 0.01। इसको मैं लिख सकता हूं 10⁻²। जब ये ऊपर जाएगा तो 10⁻1 बन जाएगा, क्योंकि -2 है, ऊपर जाके +2 होगा और अपने साथ एक -1 को खत्म कर देगा। तो क्या बचेगा, 2 × 10, तो ये क्या हो जाएगा, 20 N/m²। ठीक है, सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होती है, N/m, और नीचे पहले से मीटर है तो N/m², पास्कल इसकी यूनिट बन जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दो सोप बबल है, एक की रेडियस है R1, एक की रेडियस है R2। R1 जो है वो 4 सेंटीमीटर है और जो R2 है ना वो 5 सेंटीमीटर है। ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं।
इनकी जो कॉमन सरफेस बनी है S1 S2, पता है ये ऐसी स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, इसमें कर्व होगा। स्ट्रेट लाइन कभी नहीं बनेगी। आप घर जाके दो बलून लाना और एक को छोटा रखना, एक को बड़ा रखना, और दोनों को ना एक दूसरे से दबा देना, सटा देना, देखना उनकी कॉमन सरफेस ना, ट्रांसपेरेंट बलून लाना, वो कभी भी ऐसी फ्लैट लाइन नहीं होगी, वो थोड़ी सी कर्व्ड होगी। तो मुझे कोई बच्चा बताएगा कि वो सरफेस कैसी होनी चाहिए कर्व्ड? वो ऐसी ग्रीन होनी चाहिए या ऐसी पिंक होनी चाहिए? किसका डोमिनेंस होगा यहां पे? छोटे वाले बलून का। छोटे वाले बलून का डोमिनेंस होगा ना, तो ये ग्रीन वाली सरफेस बनेगी, कॉमन सरफेस। अगर बड़े वाले का डोमिनेंस होगा तो पिंक वाली सरफेस बनेगी। क्या लगता है अदिति, क्या होगा, ग्रीन या पिंक? ग्रीन, इनको ग्रीन लग रहा है। पिंक, इसको क्या लग रहा है? और अच्छा मुझे एक बात बताओ, दोनों में से प्रेशर किसमें ज्यादा होगा? दोनों बलून है यार, प्रेशर छोटे में ज्यादा होगा कि प्रेशर बड़े में ज्यादा होगा? छोटे में प्रेशर ज्यादा होगा, ऐसा क्यों? नहीं, मैंने बलून लिया, उसको फुलाया, छोटा फुलाया और एक को बड़ा फुलाया। मैंने दो सेम साइज के बलून लिए, सेम साइज के खरीद के लेके आया। एक को मैंने कम फुलाया, उसकी रेडियस रह गई 4 सेंटीमीटर। एक को मैंने ज्यादा फुला दिया, उसकी रेडियस कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। बलून छोटा बड़ा हो जाता है ना, देखे होगे। तो मुझे एक बात बताओ, अच्छा मुझे एक चीज का, चलो इसको मैं ऐसे समझाता हूं कि ये मैंने एक पाइप लिया, इस पाइप में एक वॉल है, ये वाला एक वॉल्व है। अभी हवा इधर से उधर नहीं जा सकती। यहां पे मैंने छोटू बबल ये लगाया, बबल या बलून जो भी है, इसकी जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है। और यहाँ मैंने बड़ा वाला बबल लगा दिया, जिसकी जो रेडियस है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर। अब जैसे ही मैं इस वॉल्व को खोलूंगा तो बताओ क्या होगा? एयर ए से बी में जाएगी या बी से ए में जाएगी? बी से ए में। और क्या होगा, जब तक कि दोनों का साइज सेम ना हो जाए तब तक कि हवा जाती रहेगी। मुझे भी ऐसे ही लगता था, लेकिन पता है क्या होगा? एयर ए से बी में जाएगी और ए जो है वो बहुत छोटा हो जाएगा और बी जो है वो पहले से भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों? मैंने बता तो दिया कि होगा ऐसा। चलो नेक्स्ट क्लास में मैं दो बलून लाके एक्सपेरिमेंट भी करके दिखा दूंगा। जिन बच्चों को सर के ऊपर शक है तो उनके लिए एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। तो मैंने अभी रिजल्ट बता दिया, मुझे इसका रीजन दो, क्या है इसका रीजन? इसका रीजन आप लोग की शीट में है। एक्सेस प्रेशर वाला फॉर्मूला देखो, बबल के लिए, बबल जैसी तो है बलून हमारा। दीदी क्या है फॉर्मूला बबल के लिए? हाँ, इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है? भाई सीधी सी बात है, जहां प्रेशर ज्यादा होगा वहां से कम प्रेशर की तरफ हवा जाएगी। और प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। जितनी कम रेडियस उतना ज्यादा प्रेशर। उस फॉर्मूले से यही चीज तो समझ में आ रही है। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। रेडियस जितनी कम होगी प्रेशर उतना ज्यादा। तो दोनों बलून में जिसकी रेडियस कम उसका प्रेशर ज्यादा। तो छोटे बलून से, अगर आप लोग को यकीन नहीं, नेक्स्ट क्लास में एक्सपेरिमेंट करके दिखा दूंगा बलून लाके, तो छोटे बलून से बड़े बलून की तरफ हवा जाएगी। तो कंक्लूड उसका हम लोग कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? उस फॉर्मूले से कि भैया एक्सेस प्रेशर इज इक्वल्स टू 4T/R। तो यहां से हम बोल सकते हैं प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। देखो आर जैसे जैसे बढ़ेगा, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी ना। तो इसमें प्रेशर ना कम है। प्रेशर इन ए इज ग्रेटर देन प्रेशर इन बी। तो हवा जो है ना वो ए से बी में जाने वाली। तो यहां पे जो ग्रीन वाली सरफेस है ना, ऐसी कुछ सरफेस बनेगी, पिंक वाली नहीं। डोमिनेंस किसका रहेगा? छोटे वाले का। ठीक है, चलो तो डोमिनेंस इसका रहने वाला है। लेकिन अभी मुझे ये बताओ, जो ये कॉमन सरफेस बनेगी ये ऐसी भी रहेगी कुछ ना कुछ, उसकी रेडियस क्या होगी?
20 सेंटीमीटर। कैसे हमने पता किया? उसमें लिखा हुआ है, देखो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। डायग्राम यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे अगर दो छोटे छोटे बबल मिलके एक बड़ा बबल बनाते हैं तो उसकी रेडियस का फॉर्मूला ये है। और जब दो बबल आपस में चिपक जाते हैं तो उनकी कॉमन सरफेस की जो रेडियस होती है उसका फॉर्मूला है R1 R2 अपॉन बड़ा माइनस छोटा रेडियस। R1 माइनस R2 होगा कि R2 माइनस R1, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बड़ा माइनस छोटा, क्योंकि रेडियस कभी नेगेटिव नहीं आ सकती। अगर किसी की आ गई तो पॉजिटिव लिख देना, रेडियस नेगेटिव नहीं हो। ठीक है। तो कुछ कुछ बुक में छोटे वाले को R1 बोलता है, बड़े वाले को R2, किसी में बड़े वाले को R1 छोटे वाले को R2, तो अलग अलग हो सकता है। समझ गए? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, क्योंकि R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? R1 R2 यानी कि 4 इंटू 5 अपॉन 5 माइनस 4, तो 20 अपॉन 1 20 सेंटीमीटर। टू कैपिलरी ट्यूब्स, अब दो कैपिलरी ट्यूब्स है, एक है P और एक है Q। दे आर डिप्ड इन वाटर, पानी में डुबा दिया हमने इसको। अच्छा, वाटर का सरफेस टेंशन कितना होता है? वाटर का सरफेस टेंशन मैंने आप लोगों को न्यूटन पर मीटर में भी बताया था और डाइन पर सेंटीमीटर में भी बताया था। लिखने के बाद मैं भी बता देता। अच्छा, आप लोग नीचे देख के बता रहे थे। तो ये वैल्यू याद रखना है, कॉपी लेके एग्जाम में जाने नहीं मिलेगा। ठीक है। एक्चुअली सारे नहीं, मैंने कल में आपको ये वैल्यूज गिवन होंगी, पर याद रखना चाहिए। तो पानी है, उसमें P और Q नाम की दो कैपिलरीज को हमने डिप कर दिया। कैपिलरी ट्यूब किसे कहते हैं? जिससे पानी ऊपर जाता है। मेरे घर में पाइप लगा हुआ है, उससे भी पानी ऊपर जाता है। स्ट्रॉ जिससे मैं नारियल पानी पी के आया हूं, वो भी उससे भी ऊपर जाता है, वो भी एक कैपिलरी है। हाँ, आपको बोलना है जिसका डायमीटर बहुत कम हो और जो दोनों एंड्स में ओपन हो, उसी को हम कैपिलरी कहते हैं। ठीक है। दो कैपिलरी हैं P और Q, ये डूबी हुई हैं। यहाँ पे ये पूरा लिक्विड फिल्ड है। इसमें ये वाली कैपिलरी है P और दूसरी एक कैपिलरी है Q। दूसरी एक कैपिलरी है Q। आप लोगों ने फॉर्मूला देखा होगा, H इज इक्वल्स टू 2T cos थीटा अपॉन रो जी आर। ये वाला फॉर्मूला कि पानी कितना ऊपर चढ़ेगा या पानी कितना नीचे जाएगा। एक्चुअली पानी तो हमेशा ऊपर जाता है, लेकिन है एक बदमाश मरकरी, वो क्या करता है? नीचे जाता है। तो उसके लिए भी फॉर्मूला सेम है। वहां पे कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी होती है उसमें? 135 बताया था। और कॉस 135 क्या हो जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो वो निगेटिव हो जाएगा। तो अपने आप एच की वैल्यू नेगेटिव, मतलब नीचे डिप कर रहा है, अपने आप वो नेगेटिव आ जाएगा कि वो नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे तो ये बोल रहा है दो कैपिलरी ट्यूब है P और Q, दे आर डिप्ड इन वाटर, द हाइट ऑफ वाटर लेवल इन कैपिलरी P इज 2/3 टू द हाइट इन Q, यानी कि हाइट ऑफ P टू द हाइट ऑफ Q इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है? 2/3। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, दोनों की हाइट का रेशियो दे देता है। देखो वाटर लेवल, इसमें जो वाटर का लेवल है ना वो यहां तक के है, यहां तक के। और इसमें जो वाटर का लेवल है, इसमें जो वाटर का लेवल है, इसमें जो वाटर का लेवल है वो यहां तक के है। अच्छा, आपने नोटिस किया मैंने उसको अभी डिलीट करके उसको पतला किया, उसके बाद उसमें वाटर का लेवल वहां तक के बनाया। जब वो मोटी थी तभी मैंने ऊपर क्यों नहीं बना दिया? क्योंकि हाइट ना रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रेडियस जितनी कम उतनी ज्यादा हमको हाइट मिलती है, जितनी रेडियस कम। तो देखो उसको मैंने पहले ऐसे मोटा, मुझे पता नहीं था ना आगे क्या होने वाला है, लेकिन उसमें हाइट ज्यादा बनाना है, क्योंकि देखो 2:3 का रेशियो है, मतलब P में क्या है? कम है, और Q में क्या है? ज्यादा है। तो उसमें ज्यादा दिखाने के लिए मैंने उसको पतला कर दिया। तो चीजों को समझना है। हाइट जितना कम डायमीटर होगा उस कैपिलरी ट्यूब का, आपने देखा है ना कि पेड़ में भी पानी नीचे से ऊपर तक चढ़ जाता है, उसमें कैपिलरी, आप उसको काट के तने को देखना, आपको दिखाई भी नहीं देगी। आपको लेंस वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा, तब कैपिलरी दिखेगी।
इतना छोटा होता है, आर इतना छोटा होता है 0.001, उसके कारण एच हमको मिलता है कई मीटर्स, इसलिए तो पेड़ में बहुत हाइट तक के चढ़ जाता है। लेकिन अगर ये आर की वैल्यू ज्यादा होती तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या हो जाती, कम। ठीक है, ये बात को समझ में आई, आर जितना कम हाइट उतनी ज्यादा। चलिए, तो हाइट का रेशियो तो 2/3 है यार, तो पूछ रहा है इनकी रेडियस का रेशियो या डायमीटर का रेशियो क्या होगा। जो रेडियस का रेशियो होता है ना, वही डायमीटर का रेशियो होता है। अब देख लो, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 3/2। हाँ, 3/2। अगर इनका रेशियो 2/3 है तो देखो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस पूरे को मैं क्या मान लू, कांस्टेंट मान लू, कांस्टेंट। तो मैं बोल सकता हूं H1 इज इक्वल्स टू C अपॉन R1, इसको P कर देते हैं, इसको भी P, और H ऑफ Q इज इक्वल्स टू C अपॉन RQ। ये हो गया 1, ये हो गया 2। तो अब पूछ रहा है वो किसके बारे में, रेडियस के बारे में। तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2 या इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1, 2 डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि मुझको आरपी आरक्यू चाहिए, दोनों का रेशियो पूछ रहा है ना। अगर आपने दिस डिवाइड बाई दिस कर दिया तो क्यू ऊपर चढ़ जाएगा, समझ में आ रहा है ना। देखो एच पी इज इक्वल्स टू क्या है, कांस्टेंट अपॉन आरपी, और एच क्यू क्या है, सी अपॉन, इसको मैंने इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखा, उसके बदले सी लिख दिया है। अगर सीधा दिस डिवाइडेड बाई दिस कर दिए तो ये ऊपर चढ़ जाएगा और आर क्यू बाई आरपी मिल जाएगा। मुझे वैसा नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, आरपी बाई आरक्यू चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, एच क्यू डिवाइडेड बाई एच पी, दिस डिवाइड बाई दिस, एच क्यू डिवाइडेड बाई एच पी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर पी अपॉन आर क्यू। इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना रिलेशन उनका, तो इधर जैसा होगा जस्ट उसका अपोजिट उधर होगा। एचपी बाई एच क्यू क्या क्या था, 2/3 था, तो एच क्यू बाई एच पी क्या हो जाएगा, 3/2। तो ये हो जाएगा 3/2 इज इक्वल्स टू आर पी अपॉन आर क्यू। यही तो हमको चाहिए था, दोनों की रेडियस का रेशियो। क्वेश्चन में पूछा था डायमीटर का रेशियो, तो डायमीटर का रेशियो ही रेडियस का रेशियो होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनाओ बनाओ बनाओ। दो कैपिलरी है मेड ऑफ सेम मटेरियल, इसको आप लोग बनाएंगे, चलो फटाफट बनाओ। मेड ऑफ सेम मटेरियल बट ऑफ डिफरेंट रेडियस। दो कैपिलरीज हैं, सेम मटेरियल की बनी है लेकिन अलग अलग उनकी रेडियस है। एक में राइज ऑफ लिक्विड 2.2 है, दूसरे में 6.6 है, तो उनकी रेडियस का रेशियो क्या होगा। जिन बच्चों ने पिछले क्वेश्चन में ध्यान दिया है वो बोलेंगे इस बार रेशियो कितना है हाइट का, 2.2 डिवाइड बाई 6.6, यानी 1/3। हाइट का रेशियो 1/3, तो रेडियस का रेशियो क्या होगा, 3:1। हाँ, आप लोग सॉल्व करके बनाओ। तो पिछली बार हाइट का रेशियो 2/3 डायरेक्ट दिया था, इस बार हमने रख के देख लिया 1/3 आया है, और रेडियस होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो जस्ट अपोजिट कर दिया हमने। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 3:1, ऑप्शन नंबर सी। छोड़ दें इसको, कर लेंगे ना। हाँ, जिन लोगों को नहीं समझ में आया कैसे करना है उनको मैं बता देता हूँ। H इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2t cos थीटा अपॉन r। तो दो है यहाँ पे अलग अलग, इस बार भी उनको मैं P और Q नाम दे देता हूँ। तो H फॉर P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P। भाई कॉस सेम लिक्विड है, सेम, तो उसके लिए सरफेस टेंशन cos थीटा तो सेम होगा। तो इतना लंबा चौड़ा मैं क्यों लिखूं, नीचे में ये भी है रो और जी, इस पूरे की जगह पे ना मैं कांस्टेंट लिख लेता हूं, क्योंकि अल्टीमेटली इसको कट होना है। तो मैं इसको लिख देता हूं क्या, कांस्टेंट अपॉन आरपी। वैसे ही मैं लिख दूंगा एच क्यू इज इक्वल टू सी अपॉन आर क्यू, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2।
इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं 2.2, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं 6.6। बस आपको क्या चाहिए आरपी अपॉन आरक्यू चाहिए। तो दिस डिवाइड बाई दिस डिवाइड बाई दिस, तो क्या हो जाएगा 6.6 डिवाइड बाई 2.2 इज इक्वल्स टू दिस डिवाइड बाई दिस। तो ये क्या हो जाएगा 1/RQ डिवाइडेड बाई 1/RP, क्योंकि सी से सी कट गया, आरपी उचक के ऊपर चढ़ जाएगा, तो आरपी अपॉन आरक्यू इज इक्वल्स टू 3/1। ऐसे सॉल्व होगा, लेकिन हम बना सकते हैं पिछले क्वेश्चन की हेल्प से। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कैपिलरी है मेड ऑफ सेम मटेरियल, इस बार रेडियस दिया हुआ है और पूछ रहा है एक में हाइट 30 सेंटीमीटर है, दूसरे में कितनी होगी। सॉल्व करो, पेन चलते रहना चाहिए, पेन। आंसर अच्छा, एक बात बताओ, रेडियस बढ़ेगी तो हाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रेडियस डबल हो गई तो हाइट क्या हो जाएगी, कम तो होगी। कितनी कम, हाँ, वो डबल हो गया तो वो क्या हो जाएगा हाफ। वो 2 टाइम्स बढ़ा तो ये 2 टाइम्स कम हो जाएगा। वैसे ही हम लोग बता सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 15 सेंटीमीटर। आप लोग वैसे करके सॉल्व भी कर सकते हैं। H इज इक्वल्स टू C अपॉन R। R दिया हुआ है, इस बार H निकालना है, हो जाएगा ना। इसका सही आंसर होगा ये वाला। घर जाके एक बार लेकिन करके देखना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, अ कैपिलरी ट्यूब मेड ऑफ ग्लास इज डिप्ड इनटू मरकरी। एक ग्लास की ट्यूब है, कैपिलरी ट्यूब, उसको मरकरी में डुबा दिया तो क्या होगा। हाँ, मरकरी डिसेंड्स इन द कैपिलरी ट्यूब। मरकरी हमेशा नीचे जाता है। इसका रीजन पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे। हाँ, कोहेसिव फोर्स जो है ना इसका, ये बहुत ज्यादा है अधेसिव फोर्स से, इसलिए ग्लास पे नहीं चढ़ता। ये क्या करता है, खुद में रहने की कोशिश करता है और इसमें हमेशा क्या मिलेगा आपको, डिसेंट मिलेगा। ये नीचे की तरफ जाएगा। अच्छा, मुझे एक चीज का आंसर देना आप लोग। आपके पास एक फॉर्मूला है H इज इक्वल्स टू 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर। अगर मैंने आपको दे दिया कि पानी है, पानी के लिए सरफेस टेंशन होता है 0.072 न्यूटन पर मीटर, पानी के लिए थीटा की वैल्यू कितनी होती है 0 डिग्री। उसके बाद और क्या चाहिए आपको, पानी का रो पता है 1000 होता है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जी की वैल्यू मैंने आपको दे दी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और मैंने आपको ना रेडियस भी दे के रखी है। मैंने आपको कुछ ऐसी रेडियस दे रखी है कि उसके कारण पता है एच की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। और ये पानी है, पानी कैपिलरी ट्यूब में ऊपर चढ़ता है या नीचे जाता है, ऊपर चढ़ता है। इसका ये मतलब है कि अगर मैंने इस कैपिलरी ट्यूब को पानी में डुबा दिया, पानी में डुबा दिया, पानी में डुबा दिया, ये देखो, ये वो कैपिलरी ट्यूब है, ये वो कैपिलरी ट्यूब है, इसमें मैंने डुबा दिया तो पानी जो है ना वो ऊपर चढ़ गया। कितना ऊपर चढ़ा, 5 सेंटीमीटर, यहां तक के चढ़ गया। यही तो हुआ इसका। सोचो अगर मैंने इस कैपिलरी ट्यूब को काट दिया,
कैपिलरी ट्यूब कट गई, क्या होगा? पानी अब फव्वारे की तरह ऐसे गिरना शुरू हो जाएगा। क्या लगता है क्या होगा? पानी को तो भाई 5 सेंटीमीटर ऊपर जाना है, तो पानी क्या ऐसे मतलब ऐसे जाएगा और ऐसे करके निकल के बहता रहेगा हमेशा? आप ही लोगों ने बोला उसको 5 सेंटीमीटर तक के चढ़ना है, लेकिन मैंने 5 सेंटीमीटर की रखी ही नहीं कैपिलरी ट्यूब, मैंने सिर्फ 3 सेंटीमीटर की रखी है। और फॉर्मूले से तो उसको 5 सेंटीमीटर ऊपर तक चढ़ना है। तो क्या होगा यहाँ पे? पानी ऐसा कंटिन्यूसली फ्लो होता रहेगा? नहीं, इसका आंसर ये होगा कि जो पानी है ना, मैक्सिमम 5 सेंटीमीटर तक के जा सकता है, लेकिन इसको जितना आपने स्पेस दिया है ये उतने तक के ही रहेगा। यहां पे जाके ये पानी अपने आप रुक जाएगा, अपने आप रुक जाएगा, यह अपने आप जाके यहाँ पे रुक जाता है। ये नेचर का लॉ है कि वो अपने आप वहां पे रुक जाएगा। इसके पीछे ना बहुत सारा साइंस है, वो आपको जानने की अभी जरूरत नहीं है। होता क्या है, अगर मैं इसको आपको बहुत सारा जूम करके दिखाऊं, तो ये कैपिलरी ट्यूब पहले जो थी देखो कैपिलरी ट्यूब, उसमें जो पानी था वो कुछ इस टाइप से रहेगा। पानी हमेशा ऐसा उल्टा कटोरा बना सीधा कटोरा बनाता है। लेकिन जैसे आप इसको कट कर देंगे ना, पता है क्या होगा? जैसे इसको आपने कट कर दिया तो पानी का जो अब जो सरफेस होगा ना, वो इतना ज्यादा ऐसा कर्व लिए नहीं होगा। ये ये ऐसा कुछ होगा, ऐसा हल्का सा कर्व लिए होगा, हल्का सा कर्व। तो बस ये डिफरेंस आ जाता है इसमें। और जितनी हाइट पे आपने कट कर दिया है वहीं तक के पानी रुका हुआ होगा। जहां आपने कट कर दिया ना, वहीं पे ये सरफेस बन जाएगी पानी की। जितना ऊपर जा सकता है उतना ऊपर वो जाएगा, उसके बाद जाने की जगह नहीं है। लेकिन नीचे से तो प्रेशर आ रहा है। प्रेशर आने के कारण ये जो ऐसा कटोरा बन गया, तो पता है ये फ्लैट होने की कोशिश करता है। और ये ऐसा ऑलमोस्ट फ्लैट होके पानी वहीं पे रुक जाएगा, कभी भी ओवरफ्लो नहीं होगा। हाँ, एंगल उसके कारण थीटा का वैल्यू चेंज होगा, उसी के कारण हाइट की वैल्यू जो होगी ना एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है। थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती है 0 से 90 की तरफ, तो कॉस थीटा कम होने लगता है। आप लोग जानते हैं ना, जिसे कॉस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, उसकी वैल्यू कम होने लगती है। तो देखो वहां पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे, तो एच की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको? कम मिल जाएगी। तो अब उतनी हाइट पे सेटिस्फाई हो जाएगा। उतना डिटेल में हमको नहीं जाना है, पर आप लोग समझ गए ना क्या होगा? पानी कंटिन्यूसली फ्लो नहीं होता रहेगा, थीटा ऐसा एडजस्ट हो जाएगा कि एच जो है ना अब आपको उतना ही मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। टू कैपिलरी ट्यूब्स ऑफ रेडियाई इतना और इतना आर डिप्ड। अरे अब इसका आंसर यश बता देगा हम। देखो दो है, उनकी रेडियस जो है 0.2 और 0.4 है। रेडियस का रेशियो कितना है? 1/2। तो हाइट का रेशियो क्या होगा? 2/1, जस्ट उल्टा। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत है क्या? नहीं। लेकिन अगर एग्जाम में एमसीक्यू नहीं आया, तो आप लोगों को इसको पूरा सॉल्व करके बताना है। क्योंकि एग्जाम में कॉपी कौन चेक करता है? कौन सा टीचर? नहीं, डांस टीचर। स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं ना, तो डांस टीचर चेक करता है, इसलिए मैं बोलता हूँ स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं, इसलिए आपको पूरा स्टेप वाइज सॉल्व करना है। चलो ये अगला क्वेश्चन है। एक सोप बबल है, इसको हमने ब्लो किया है विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल पंप एट द माउथ ऑफ ट्यूब। देखो इसका मैं जस्ट बता रहा हूं आपको, आपने क्या किया है, एक बबल को फुलाना शुरू कर दिया है। जैसे जैसे बबल को फुलाना शुरू करेंगे, टाइम बढ़ता चला जाएगा, टाइम के साथ साथ उसकी रेडियस भी बढ़ती चली जाएगी। तो पूछ रहा है टाइम के साथ उसके प्रेशर का क्या होगा, वो ग्राफ में मुझे बताओ। प्रेशर कम होगा, लेकिन कैसा कम होगा? देखो ए में भी कम हो रहा है टाइम के साथ प्रेशर, और सी में भी प्रेशर टाइम के साथ कम हो रहा है। इसमें तो देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है प्रेशर बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ रहा है। उसमें कम हो रहा है प्रेशर, उसमें भी कम हो रहा है। दोनों में से कौन सा ग्राफ सही होगा? ए या सी? कितने लोग को लग रहा है ए, कितनों को लग रहा है सी, और बाकियों को क्या लग रहा है? बी और डी वाले भी हैं क्या कोई?
भाई एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला एक बबल के लिए क्या होता है, 4T/R। भाई सरफेस टेंशन तो कांस्टेंट होता है ना, तो मैं इसका ऐसा भी तो लिख सकता हूं, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। और इसका ग्राफ कैसे बनता है, अरे स्ट्रेट लाइन के लिए P प्रोपोर्शनल टू R होना चाहिए, तो स्ट्रेट ग्राफ बनता है। स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। देखो अगर फॉर्मूला ऐसा होता ना, P इज इक्वल टू 4T/R, तो देखो ये y इज इक्वल टू ये x और ये m की तरह बिहेव करता। लेकिन यहां पे कैसा है, P इज इक्वल टू 4T/R, यानी कि y इज इक्वल टू m/x। ये पता है पैराबोला का इक्वेशन, तो आपको कौन सा बनेगा, ए मिलेगा आंसर। स्ट्रेट लाइन के लिए दोनों ऊपर ऊपर होने चाहिए, स्ट्रेट लाइन तभी मिलती है। ठीक है, आप लोगों ने बनाया नहीं क्या, y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ, ऐसी ग्राफ मिलेगा वो। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाता है, ए। पहली बात तो प्रेशर कम होगा, कई बच्चे ये सोचते हैं जैसे जैसे फुला रहे हैं प्रेशर तो बढ़ने वाला है, तो ए और सी में तो आंसर नहीं है, बी और डी में से ही है, ऐसा फील आता है। लेकिन आप लोग जानते हैं जैसे जैसे बड़ा होते जाएगा वैसे वैसे प्रेशर क्या होने लगता है, एक्सेस प्रेशर कम होने लगता है। ठीक है, द स्फेरिकल शेप ऑफ रेन ड्रॉप इज ड्यू टू, रेन ड्रॉप पे अगर एयर रेजिस्टेंस वगैरह ना हो तो पता है उसका शेप कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। लेकिन रेन ड्रॉप का शेप ऐसा दिखाई देता है हमको, क्योंकि ना आजू बाजू की जो एयर है ना वो उसको ऐसा दबाती है, उसके कारण उसका शेप ऐसा हो जाता है। लेकिन इसका शेप कैसा होना चाहिए, स्फेरिकल। मून पे कोई एयर नहीं है, वहां पे अगर आप पानी का ड्रॉप गिराओगे ना तो एक परफेक्ट स्फीयर ऊपर से नीचे की तरफ गिरते हुए आता है। तो इसका शेप स्फीयर ही क्यों होता है, कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। कोहेसिव फोर्सेस लगने के कारण क्या आता है, सरफेस टेंशन, सब एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो जो आप लोग पूरे बच्चे हो, अगर किनारे वाले बच्चे जो है एक दूसरे को खींचने लगे, सबके सब तो अंदर दबने लगेंगे। और सबसे कम सरफेस एरिया किसका होता है, स्फीयर का। फॉर सेम वॉल्यूम स्फीयर ऑक्यूपाइज लीस्ट सरफेस एरिया। तो सरफेस टेंशन इसका सही आंसर है, और सरफेस टेंशन आता ही किसके कारण है, कोहेसिव फोर्स। ठीक है, hairs of shaving brush clinch together when it is removed from water, it is due to surface tension। सरफेस टेंशन के कारण ही वो अपना एरिया मिनिमम करने की कोशिश करता है। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर हैविंग अ मॉलिक्यूल एट द सरफेस ऑफ लिक्विड इज, सरफेस पे अगर लिक्विड है तो उसकी एनर्जी कितनी होती है, इक्वल टू हीट ऑफ इवेपोरेशन, या हाफ ऑफ हीट ऑफ इवेपोरेशन, या हीट कैपेसिटी, या रफली हाफ ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड। हाँ, वेपोराइजेशन, वेपोराइज होने के लिए मतलब उसको सरफेस को छोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए ना बस पहले से होती है, हाफ और चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर आपकी शीट में लिखा भी हुआ है, आपकी शीट में देखो यहाँ पे लिखा होगा, कहीं दिख रहा है, कहीं लिखा हुआ, ये देखो यहाँ पे, सरफेस एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ वेपोराइजेशन एनर्जी। आधा निकल चुका है वो बाहर, आधा निकालने के लिए आपको उतनी एनर्जी और देनी पड़ती है। इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन इज करेक्ट, बताओ। अच्छा, किसी को याद है क्या एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना होता है, दो चीजें काम में आएंगी अभी। एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना होता है, मैंने आप लोग को बताया था ना, 101325 पास्कल। पास्कल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एटमॉस्फेयर का इतना प्रेशर है, तो क्या पहला ऑप्शन सही है, नहीं। 1 2 3 4 5, 1 × 10⁵ लिखता ना तो सही होता, तो पहला वाला तो गलत है। ठीक है, उसके बाद देखो ये प्रेशर की एक और यूनिट है बार। जैसे हम लोग ऐसा लिखते हैं ना 101325, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल, ऐसा लिखा मैंने। लेकिन इतना लंबा चौड़ा कौन लिखे, तो पता है ऐसा बोला गया है, इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, बार। तो 1.01325 बार।
तो 10 टू द पावर 5 पास्कल क्या होता है? 1 बार। वहां पे क्या लिखा है? 10 टू द पावर 7। तो इंफॉर्मेशन गलत है, तो ये भी इंफॉर्मेशन गलत है। 1 टॉर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2 पास्कल। 10 टू द पावर 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 100 पास्कल। ये इंफॉर्मेशन भी गलत है। एग्जैक्ट आंसर क्या होता है? 1 टॉर इज इक्वल टू 133 पास्कल। 1 टॉर इज इक्वल टू 133 पास्कल। और 1 टॉर को हम लोग क्या कहते हैं? 1 mm ऑफ Hg कहते हैं। अच्छा, कितने बच्चों को याद है मैंने टॉरिसिली वैक्यूम बताया था कि यहाँ पे मरकरी पूरा भरा हुआ है। मैंने क्या किया? एक टेस्ट ट्यूब लेके आया, ये है वो टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब को इसके अंदर डुबा दिया, पूरा इसके अंदर में मरकरी भर गया है। ये देखो मरकरी पूरा इसके अंदर भरा हुआ है। जैसे ही मैं इसको उल्टा करूंगा, ऐसे करके मैंने इसको उल्टा कर दिया, ये ट्यूब कुछ इस तरीके का हो गया। तो पता है इसमें थोड़ा सा मरकरी नीचे की तरफ आ जाता है, ये ऐसा हो जाता है। अब ये वाला मॉलिक्यूल देखो ए, और ये वाला मॉलिक्यूल देखो बी, दोनों सेम लेवल पे हैं, तो दोनों के ऊपर प्रेशर भी कितना होना चाहिए? सेम प्रेशर होना चाहिए। सेम लेवल, सेम प्रेशर। तो प्रेशर एट ए, इसके ऊपर कितना प्रेशर है? ये एटमॉस्फेयर में एक्सपोज्ड है ना, तो इसके ऊपर प्रेशर कितना है? एटमॉस्फेरिक। बी के ऊपर प्रेशर कितना है? एटमॉस्फेरिक। इक्वल होगा, सेम लेवल पे सेम प्रेशर होता है, इसलिए हम बोल सकते हैं प्रेशर एट बी कितना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल। लेकिन पॉइंट बी पे प्रेशर एक और तरीके से निकाल सकते हो। कैसे? रो जी एच करके। तो जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया ना, तो देखा गया इसकी हाइट कितनी होती है पता है? बताया था मैंने, याद करो, 76 सेंटीमीटर। सब भूल जाते हो। टॉरिसिली ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया था तो उन्होंने देखा था कि ये जो हाइट मिलती है ना हमको, कितनी मिलती है? 76 सेंटीमीटर या 760 mm। 760 mm, 760 mm। तो 760 mm ऑफ मरकरी किसके इक्वल है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है। ये आपको अभी ना कैलकुलेट नहीं करना है, आपको ये इंफॉर्मेशन याद रखनी है। तो देखो 760 mm ऑफ Hg इज इक्वल्स टू 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दोनों साइड में 760 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या मिलेगा? 1 mm ऑफ Hg इज इक्वल्स टू 101,325 डिवाइडेड बाई 760 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जब इसको डिवाइड करोगे ना तो आपको 133 मिल जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। तो ये इंफॉर्मेशन बच्चे याद रखेंगे। 1 mm ऑफ Hg कितने के इक्वल होता है? 133 पास्कल के। और इतना लंबा चौड़ा कौन लिखे यार, इसी को 1 टॉर बोल देते हैं। ठीक है, तो 1 टॉर या 1 mm ऑफ Hg किसके इक्वल होता है? 133 पास्कल। क्लियर है? अब आपको ऑप्शन में दिया होगा ना, तो आप तो बना ही लोगे इसको, 133 याद आ जाएगा। पर ऑप्शन में कैसे देता है? 133 पास्कल, 133 किलो पास्कल। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ पास्कल। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? इसमें से एक ही चीज करेक्ट है, 1 mm ऑफ Hg इज इक्वल टू 133 पास्कल। कैसे निकला वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। स्ट्रीमलाइन फ्लो इज मोर लाइकली फॉर लिक्विड्स। ये हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में पूछते रहता है। ये क्वेश्चन ना बार बार रिपीट होता है कि स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए सबसे अच्छे लिक्विड्स कौन से होते हैं? ऐसे लिक्विड अच्छे होते हैं जिनकी डेंसिटी ज्यादा हो, सॉरी जिनकी विस्कोसिटी ज्यादा हो, डी। जिनकी डेंसिटी कम होनी चाहिए और विस्कोसिटी ज्यादा होनी चाहिए। तो ये चीज याद रखने वाली है कि डेंसिटी कम होनी चाहिए और उनकी विस्कोसिटी कैसी होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। ऐसे जो फ्लूइड होते हैं ना, वो स्ट्रीमलाइन फ्लो को फॉलो करते हैं। ठीक है, कितना क्लियर है? तो ये याद रखने वाली चीज है, डेंसिटी कम से कम हो और विस्कोसिटी हाई हो, तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, द सैप इन ट्री। सैप का मतलब क्या होता है? पानी। हाँ, सैप। पेड़ों में नीचे रूट के थ्रू ऊपर तक के पानी चढ़ता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सैप कहते हैं। द सैप इन ट्री राइजेस इन अ सिस्टम ऑफ कैपिलरीज ऑफ रेडियस दिस मच। देखो भाई, जो हमारे पेड़ का जो ट्रंक है उसमें छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं। उन कैपिलरी की रेडियस आपको दे रखा है।
क्वेश्चन में हमेशा ध्यान देना रेडियस दिया है कि डायमीटर दिया है, इसलिए हमेशा गिवन लिखने की आदत रखना न्यूमेरिकल्स में। तो गिवन r इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू, सॉल्व आप लोग को ही करना है, मैं तो गिवन लिख के छोड़ दूंगा, 10⁻⁵ मीटर। और सरफेस टेंशन हमको दे रखा है T इज इक्वल्स टू 7.28 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन पर मीटर, एंड द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इज 0 डिग्री। बहुत अच्छी बात है, cos थीटा 1 आ जाएगा फिर। तो थीटा भी हम लोगों को दे रखा है, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। द मैक्सिमम हाइट टू विच सैप कैन राइज इन अ ट्री, यानी क्या पूछ रहा है ये, एच की वैल्यू पूछ रहा है प्लीज मुझे एच की वैल्यू बता दीजिए। और एक और चीज दे रखा है, डेंसिटी ऑफ सैप इज इक्वल्स टू 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो पूछ रहा है कि इस पेड़ में कितनी हाइट तक के पानी चढ़ पाएगा। कौन है जो बताएगा? लेकिन यार ये पेड़ नहीं है, ये तो पौधा होगा। हाइट देखो ना, 1 मीटर से ऊपर ही नहीं है। क्वेश्चन होना चाहिए द स्टेप इन प्लांट, है ना। आ गया आंसर? देखो बार बार सॉल्व करने से क्या है, एक तो फॉर्मूले याद हो जाते हैं, फिंगर टिप पे फॉर्मूले ना अपने आप स्टोर हो जाते हैं। जब आप फॉर्मूले लिखने जाओगे ना, मान लो कभी याद नहीं आ रहे हैं, जैसे आप लिखना शुरू कर दिए अपने आप लिखा जाता है फॉर्मूला। तो H इज इक्वल्स टू 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करता हूं, 2 इंटू 7.28 इंटू 10⁻⁻2 इंटू कॉस थीटा तो 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1000, जी को मैंने 10 ले लिया, इंटू रेडियस, रेडियस दी हुई है 2.5 इंटू 10⁻⁻5। सॉल्व कर लिए? मेरा तो आ गया आंसर। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, 2.5 टू ज़ा 2.5 टू ज़ा 5, 2.5 3 ज़ा 7.5, 7.5 नहीं लेकिन कुछ तो है उसके जैसा, तो एक रफ आंसर आ जाएगा। तो इससे ये चला जाएगा कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, 3 टू जा 6 इंटू, अब देखो 10⁻⁻2 है, और नीचे देखो क्या है, 1 2 3 4, इसको कट कर देगा और 10⁻⁻1 बच जाएगा। 10⁻⁻1 जैसे ही नीचे से ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, 10⁻⁻1, तो ये क्या आ जाएगा, 0.6 मीटर। ये ऑफकोर्स 3 से थोड़ा सा कम होगा क्योंकि 7.5 नहीं है, तो आंसर भी 0.6 से थोड़ा सा कम होगा। तो आपको एक हेल्प मिल जाएगी, आपको एग्जैक्ट आंसर तो चाहिए नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, सेकंड वाला। तो कैलकुलेशन में ऐसा देखना है, क्लियर है? ऐसे किए थे कश्यप भी, कुछ और किए थे? ठीक है, जो भी, सबका अपना तरीका होता है इसका, सबका अपना। मैंने ऐसे किया है, हो सकता है कश्यप ने और इजी तरीके से कुछ किया होगा। चलो नेक्स्ट, फोर्स नेसेसरी अदर देन इट्स वेट। वो जो हम लोगों ने डायग्राम बनाया लेफ्ट साइड में, एक वायर रखा है, एक रिंग रखी है, वो वाले का अब यूज होने वाला है। इसमें पूछा है फोर्स अदर देन वेट, मतलब वेट को मत देखो, कितना फोर्स लगेगा किसी बॉडी को उठाने के लिए। कौन सी बॉडी है, सर्कुलर प्लेट है यार ये,
सर्कुलर प्लेट 5 सेंटीमीटर की, क्या अंदर कोई रेडियस है क्या इसके? नहीं, सिर्फ बाहर रेडियस है 2 पाई r, तो इतनी लेंथ हो गई मल्टीप्लाइड बाई सरफेस टेंशन। तो आंसर क्या आ जाएगा बताओ जल्दी। यहाँ पे ये पूरा फ्लूइड भरा हुआ है, ये पूरा फ्लूइड भरा हुआ है, इसमें ये एक डिस्क रखी हुई है, ये एक डिस्क रखी हुई है, इस डिस्क को हमको ऊपर उठाना है, इस डिस्क को हमको ऊपर उठाना है, तो फोर्स लगाना पड़ेगा। रोकने वाला कौन है इसको? एक सरफेस टेंशन और एक डब्ल्यू। लेकिन इसने बोला है अदर देन वेट, वेट को तो काउंट ही मत करो, छोड़ दो, उसके अलावा और कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसकी पेरीफेरी कितनी हो जाएगी? 2 पाई r। सब बच्चे जानते हैं फोर्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सरफेस टेंशन इंटू जो भी लेंथ है, तो F इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन इंटू 2 पाई r। तो F इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन कितना है? 75। देखो डाइन पर सेंटीमीटर में दिया है और आंसर्स भी डाइन में है, तो मैं डाइन में ही रखता हूं। तो ये हो जाएगा, देखो मैं यूनिट्स लिखते चले जाता हूं यहाँ पे, डाइन इंटू, हाँ, डाइन पर सेंटीमीटर, ये यूनिट दे रखी है आपको, डाइन पर सेंटीमीटर, मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई इंटू 5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, फोर्स आपके डाइन में बच जाएगा। 5 टू 10, 750 पाई। तो आंसर कितना आ गया इसका? F इज इक्वल टू 750 पाई डाइन। समझ में तो आया ना अदिति? पक्का? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम फोर्स इन एडिशन टू वेट रिक्वायर्ड टू पुल अ वायर। अब इस बार वायर है, ये एक वायर है, इसके दो साइड्स होते हैं, एक ये वाला साइड और एक ये वाला साइड। दोनों साइड से इसके ऊपर सरफेस टेंशन लगेगा। तो इसमें गलती कहाँ होती है? बच्चे लोग 2 से मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। तो वायर की लेंथ 5 है, कितनी कर देंगे हम लोग उसको? 10 कर लेंगे, 10 सेंटीमीटर। आंसर्स दिए हुए हैं, उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है? पिछले क्वेश्चन की तरह ही ये भी बन जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, इसने पूछा है सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, हम तो बिना सॉल्व किए भी हम तो जानते हैं उसकी वैल्यू कितनी होती है। उसकी वैल्यू 72.8 डाइन पर सेंटीमीटर होती है ना। तो यहां से तो हम देख के आंसर मार देंगे, सॉल्व करके देखना आंसर भी इतना ही आएगा, ठीक है? वायर के लिए मैंने फॉर्मूला लिखा है 2T इंटू एल। इसमें भी क्या बोल रहा है? इन एडिशन टू वेट रिक्वायर्ड, मतलब आपको इस बार भी वेट काउंटर नहीं करना है, काउंट नहीं करना है अदर देन वेट। तो कितना हो जाएगा? 2T इंटू एल, पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है? और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। एक स्फेरिकल वाटर ड्रॉप है जिसकी रेडियस थी 1 mm, इसका डायमीटर था, सॉरी देखो डायमीटर दिया है, splits up in air into 64 smaller drops of equal size. The surface tension coefficient of water in air is 0.073 Newton per meter. The work required in splitting up the drop is. देखो आप लोग की शीट में लिखा हुआ है फॉर्मूला कि जब भी स्प्लिट करना होता है, लिखा है नहीं फॉर्मूला? हाँ, तो देखो मैंने दो फॉर्मूले लिखे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखो, दो फॉर्मूले लिखे हुए हैं, एक में एन आर आर तीनों आ रहे हैं, और अगले वाले में देखो स्मॉल आर आ ही नहीं रहा है। क्या क्वेश्चन में आपको स्मॉल आर दिया है? नहीं, तो फॉर्मूला ऐसा होना चाहिए जिसमें स्मॉल आर ना है। तो ये नीचे वाला फॉर्मूला पता है कैसे आया? ऊपर वाले में से आप क्या करेंगे? कैपिटल आर स्क्वायर को कॉमन निकाल लेंगे, तो यहां पे क्या बचेगा? स्मॉल आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर का स्क्वायर, और उसके बाजू में आर को मैंने लिखा ही है आर अपॉन एन बाई 1/3, एन की पावर 1/3। पिछली क्लास में मैंने करके बताया इसको, ये वाला फॉर्मूला कैसे आएगा। तो आप लोग इस फॉर्मूले को याद रख लें तो और बेटर है। तो इसमें आप लोग वैल्यूज पुट करेंगे और इसका आंसर निकाल लेंगे, इतना हो जाएगा। तो इसका आंसर मुझे आप लोग अगली क्लास में बताएंगे कि कितना आएगा इसका आंसर। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। और ये जो शीट है, ऐसी शीट आपको खुद के लिए प्रिपेयर करनी है,
अगर आप खुद से इस शीट को बनाते तो पता है आज जितने भी न्यूमेरिकल हम लोग कर रहे हैं आपको पता होता है उसके लिए फॉर्मूला कहाँ लिखा है, और फॉर्मूला है भी इस चीज के लिए। ठीक है, आप लोग कोशिश करना है शीट आप लोग खुद से बनाए। ठीक है, चलिए फिर हम लोग अगली क्लास में, थैंक यू। अगली क्लास से नया चैप्टर शुरू होगा, उसमें अटेंड करना है हमको, बहुत सारी चीजें उसमें कवर होंगी, बेसिक्स रहेंगे पहली क्लास में उसकी। ठीक है, चलिए थैंक यू बच्चों।